Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 3rd September 2024 and we're going to be discussing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो आज का पहला आर्टिकल जो है, it is with regard to the nod that the cabinet has given to schemes related to farmers. Agriculture से related 7 स्कीम्स आए हैं. तो कौन से ऐसे 7 स्कीम्स हैं? लेट अस सी फर्स्ट ये 7 स्कीम्स कौन से हैं. तो पहला स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, दूसरा है क्रॉप साइंस फॉर फूड, तीसरा है सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, यानी जो कैटल है उनके रिलेटेड वहां पे सस्टेनेबल लाइवस्टॉक होना चाहिए, उनका हेल्थ, बिकॉज बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं. Fourth, strengthening agricultural education. So we're going to focus on the education with regard to the agriculture perspective. And horticulture से development से related भी एक scheme है, जैसे कि हमारे बहुत सारे tropical and subtropical crops हैं, fruits हैं, so tubers, roots, ये सब का भी development हो, not just the normal kharif and rabi crops. Then we have कृषि विज्ञान केंद्र, विज्ञान, research, science से related होगा. And the last one is natural resource management. So these are the various schemes that have been approved by the government. और कितना funding दिया है? 14,000 करोड़. Now इसमें से अगर आप देखोगे, which is the most important is the first one, digital agriculture mission, जो आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में बताया है. So let us first see about the digital agriculture mission. तो इसको हम डैम लिखते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. नाम से पता चलता है इट इज इंक्रीजिंग द डिजिटल कंपोनेंट इन एग्रीकल्चर. दिस इज गोइंग टू बी अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि दोनों सेंटर और स्टेट्स फंडिंग देंगे ऐसे मिशन के लिए, राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज मेंशन्ड इन द स्कीम, उसके कंपोनेंट्स क्या है देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली इफ यू सी इन द रीसेंट टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड अ कंपोनेंट और टू इन द पास्ट. सो लेट अस सी. डैम इज वन सच मिशन जहां पे एज वी सेड डिजिटलाइजेशन ज्यादा करेंगे हम इसका, राइट. सो इट इज बेसिकली अ क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म. ठीक है, अगर हम डिजिटलाइज कर रहे हैं किसी सेक्टर को और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद वेरियस फील्ड्स, दैट इज कॉल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि आप यूपीआई का सिस्टम ऐड करोगे, डिजी लॉकर का सिस्टम ऐड करोगे, आधार, राइट. सो ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दीज पिलर्स आर गोइंग टू बी कलेक्टिवली इंसर्टेड इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ताकि स्कीम्स के बेनिफिट्स फार्मर्स को इजी थ्रू द आधार के बेनिफिट्स यूपीआई जैसे ट्रांसफर हो. सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर डीपीआई. इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल सिस्टम दैट यू आर इंटीग्रेटिंग इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसके 3 कंपोनेंट्स है. कैसे 3 कंपोनेंट्स? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट वन इज एग्री स्टैक. ठीक है. द सेकेंड कंपोनेंट, okay, so it's mentioned in your article, agri stack है. दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, KDSS, and the third is something with regard to soil profile mapping. Soil profile mapping. So let us understand what are these 3 aspects. एग्री स्टैक में क्या होगा? यहां पे द फार्मर का रजिस्ट्री होगा. सो एवरी फार्मर विल गेट अ आईडी. ओके, उनको एक आईडी मिलेगा उनसे रिलेटेड, जैसे उनके पास कितने लाइव स्टॉक है, वो क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कितना उनका लैंड है, पूरा इस फार्म आईडी से लिंक्ड होगा. Okay, the second aspect you can say it is with regard to the crop registry. कितना crops है, you know, what are the crops that are grown, कौन से लैंड में, all of that crop का registry होता है. And the third aspect is the village mapping. Okay, village mapping. So इसमें you will have the whole mapping of the villages according to this geographical location. तो आप ये भी मैप करोगे with regard to the land. तो इसका भी हमारे पास एक centralized database होगा that is mentioned in your agri stack.
The second most aspect is with regard to KDSS that we have discussed before. Remember I told you Ministry of Agriculture as well as Department of Space यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द सॉइल, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्रॉप्स, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कितना वाटर रिसोर्सेज है उन क्रॉप्स के लिए. ये सब हमने कुछ दिन पहले किया था, राइट. सो दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जहां पे द गवर्नमेंट विल गेट बेटर आइडिया कि कितना कैसा हमारा क्रॉप्स है. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, विद द हेल्प ऑफ AI, वी गोइंग टू बी मैपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द agriculture sector of the country. And the third is a soil profile. तो government specifically soil profile करेगी अब of 142 million hectare का soil जो है पूरा map करेगी, agriculture land map करेगी, and it is going to scale it to 1:10,000 to understand, to create a proper digital platform to understand what is the scenario of the agriculture in the country. Now government ये सारा क्यों कर रही है? What is the aim of the government when it's doing that? Firstly, technology हम integrate कर रहे हैं. Of course, that is a positive. Now there's a problem in the agricultural sector कि बहुत सारा data तो है हमारे पास, but it is all scattered. तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. हम रजिस्ट्री कर रहे हैं फार्मर्स का, क्रॉप्स का, सॉइल के बारे में. सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी देयर इन वन प्लेस, right? Further, the data that we're going to have is more accurate because हमने जैसे देखा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, remote sensing satellites. We're going to be talking about AI. So all of this will help us to get more accurate data because बहुत सारा data outdated है, ये आप जानते ही होंगे. And of course, if you talk about this is going to help the government to make better schemes. जैसे कि अगर गवर्नमेंट के पास पता है कि ऐसे क्रॉप ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, सो MSP दे उस क्रॉप्स के लिए, राइट. सो वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स, वी नीड टू इंश्योर क्रॉप इंश्योरेंस, या कितना हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, कैसी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, कौन सा सॉइल ग्रो हो सकता है कौन से रीजन में. All of this will be understood by this particular mission and its various components. तो हमने बहुत डिटेल में देखा है, that is the DAM Digital Agriculture Mission. All right, and apart from that, इस स्कीम के लिए ही 2,300 crore over is the funding for this specific field. Okay. Now, apart from this, we also see the other schemes. ठीक है, तो ये भी आर्टिकल में मेंशन किया है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. सो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड हमको एडजस्ट करना है. सो यहाँ पे बताया गया है फार्मर्स विल बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, जैसे ड्राउट्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, एंड फॉर फूड सिक्योरिटी बाय 2047. if that is what our plan is, that is what our target is. हम prepared रहेंगे to fight any climate such changed environments, extreme events. फिर जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम एग्रीकल्चर एजुकेशन, okay, we are going to give more focus to study of agriculture, to fields with regard to agriculture. So that is again a scheme that we saw 2000 crore उसके लिए होगा. Then we also saw with regard to livestock, जो हमारे लाइवस्टॉक है, जो कैटल है, डेयरी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए बिकॉज दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर. यस, सो दैट इज व्हाई हम देख रहे हैं कि इनका जो भी इनकम फार्मर्स को भी मिलना चाहिए. सो फोकस यहाँ पे भी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, आई एक्सप्लेन दैट प्रमोट करेंगे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, राइट, जैसे कि ट्यूबर्स, बल्बिस, एरिड क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, मशरूम्स, इनका भी प्रोडक्शन हम बूस्ट करेंगे. एंड ऑल्सो वी सॉ विज्ञान केंद्र एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑल ऑफ दिस आर द अदर कंपोनेंट्स दैट वी सॉ in given in the recent scheme that is approved. Let's now proceed to the next article. और next article की अगर हम बात करें, वापस से गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूव किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है. So let us understand what exactly it is. तो यहाँ पे असेंबली प्लांट एस्टैब्लिश होगा गुजरात में. ओके, कैसा असेंबली प्लांट है ये? सेमीकंडक्टर का. सो सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट तो काफी फोकस दे रही है. टेक्नोलॉजी से भी कोई आर्टिकल होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट. सो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल समवेयर दैट इज हैविंग प्रॉपर्टीज जो इंटरमीडिएट है कंडक्टर
एंड अ नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर को हम कहते हैं इंसुलेटर. ओके, सो इट हैज अ कंडक्टिविटी or a material between conductor and an insulator. Conductor जैसे copper, right? Copper wires can pass electricity, तो वो conductor होता है. Insulator that does not allow it to pass, जैसे कि glass, right? So इसके बीच में we have some materials. Example लिख दो semiconductors का, जैसे कि silicon, germanium, okay? And these are mainly very important in the इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिकॉज आप अगर टेम्परेचर इसका कम करते हो तो ये इंसुलेटर जैसा वर्क करता है. अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है देन यू सी दैट इट कैन बिहेव एज अ कंडक्टर. सो इट्स कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर, राइट? नाम से पता चल रहा है व्हाट एग्जैक्टली आर इट्स प्रॉपर्टीज. सो नाउ सेमी कंडक्टर, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इसके एप्लीकेशन ज्यादा है. और कैसे? वी टॉक अबाउट टेलीकॉम, सब जगह पे कंप्यूटर्स, आप जो देख रहे हो वीडियो, वहां पे भी सेमीकंडक्टर यूज होता है, राइट? सो देयरफॉर वी सी दैट सेमीकंडक्टर हैज ample of applications, ample of potential, and therefore we want to be one such major players in this field. So इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने अभी एक लॉन्च किया है, cleared it this a plant, and this is going to be operated, set up by which company? ये भी जानना है आपको, Kaynes Semicon, ठीक है? कंपनी का नाम है Kaynes Semicon. तो ये कहां पे ऑपरेट करेगी? गुजरात. गुजरात का कौन सा रीजन? सनंद. ओके, द नेम ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड सनंद. So you have to remember this important facts, ठीक है? So again question, are there any more such semiconductor plants जहां पे ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर के चिप्स? Yes. So there is सनंद में ऑलरेडी एक सेमीकंडक्टर यूनिट है. इसके अलावा गुजरात में और एक जगह है. सो यू कैन राइट दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि ढोलेरा, ये भी गुजरात में है. Okay, so here these are the semiconductor plants that we have, semiconductor units that we have. आसाम में जगह है मोरीगांव. आसाम में मोरीगांव. So here government has already cleared, February का ही न्यूज है ये, तो आपने ये पढ़ा ही होगा. और दूसरा जो था सनंद भी गवर्नमेंट ने फरवरी में अलाउ किया था इधर एस्टैब्लिश करने के लिए, वापस से गुजरात में है. एंड नाउ अगेन वी विल हैव अनदर वन इन गुजरात. सो 2 गुजरात में और तीसरा चौथा वी हैव इन गुजरात एंड असम, ठीक है? तो ये आपको यूनिट्स याद रखना है. व्हाट एल्स द गवर्नमेंट इज डूइंग? गवर्नमेंट ने कहा दिस 3,300 करोड़ जो गवर्नमेंट दे रही है चिप के ये प्लांट के मैन्युफैक्चर के लिए, इट इज पार्ट ऑफ अ मेजर स्कीम. ये मेजर स्कीम क्या है? दिस इज द 76,000 करोड़ स्कीम. 76,000 करोड़ स्कीम. सो लेट अस सी व्हिच इज दैट स्कीम जो इतना गवर्नमेंट फंडिंग दे रहा है, एंड दैट इज द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. All right, so let's understand more about the mission. It was launched in the year 2021 and इसका outlay है 76,000 करोड़. So कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी ये पर्टिकुलर स्कीम? इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है डेफिनेटली. मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. And what does the scheme aim to do? The scheme wants to create a semiconductor sustainable industry in India, ecosystem in the country, right? And we also see that it will provide financial support. ये जो पैसे हैं ये पंप इन करेगी गवर्नमेंट टू बूस्ट दिस सेक्टर इन द कंट्री. तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी कंपनीज को जो इन्वेस्ट करती है सेमीकंडक्टर्स में. इट विल आल्सो स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिजाइन इकोसिस्टम इन इंडिया. तो इसके पहले वी सी द टाटाज, ओके, जो टाटा की कंपनी है, यहाँ पे वी सीन दैट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पार्टनरशिप किया है ताइवान की कंपनी के साथ in the earlier scheme जैसे मैंने कहा. Then there is one more US based Micron technology, उसके साथ भी यहाँ पे एक sort of collaboration हो रहा है to develop this semiconductor assembly plant in the country. So we have seen about the mission and we've seen about digital agriculture mission. ये तो हमने पहले भी देखा था. This was given in the Hindu, so we've understood about the same.
Let's understand with the next article. Next article है biotechnology से related. So again with regard to farmers, okay, we are back to the some similar topic. Let's understand. The government ने तो focus किया है with regard to livestock of the country, उनका health के बारे में, so that we can increase also the income of the farmers. तो अभी क्या हो रहा है? We are operating next generation sequencing. What do you mean by next generation sequencing? Now before we understand, let's understand this term biotechnology. Biotechnology नाम से पता चलता है that it has to do something with biology and technology, isn't it? तो biology या biotechnology का मतलब है it is using living organisms or parts of it, integrating in technology to solve the major problems of the world. ठीक है, जैसे आप कैंसर के लिए कुछ क्योर निकाल रहे हो या मे बी सम वैक्सीन बना रहे हो, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ इट मेनली इन टेक्नोलॉजी सो दैट यू आर क्रिएटिंग सॉल्यूशंस फॉर द मॉडर्न प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, इंडिया में एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NIAB. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद एंड हम देखते हैं दिस इज कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है. सो इन्होंने क्या किया है, इट इज वर्किंग टू डिकोड द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करेगी. व्हाट डू यू मीन बाय NGS? ओके, इट्स कॉल्ड NGS. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है ये सीक्वेंस देखेगी ऑफ द DNA. ओके, जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मे बी लाइफ स्टॉक है, उनका ये सीक्वेंस पढ़ेगी, देखेगी एंड इट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस, ताकि वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीन्स वी नीड टू प्रोवाइड, हाउ वी कैन इंप्रूव द लाइफ स्टॉक, हाउ कैन वी इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेम. ओके, तो यहां पे क्या करना है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का मतलब है जो हमारा DNA RNA सीक्वेंसेस होता है, इसको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, ताकि यू आर एबल टू गेट वेरिएशंस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी टारगेट और मेक वैक्सीन्स फॉर दीज एनिमल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये है जो गवर्नमेंट, ये जो बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, ये करेगी. इसके अलावा हम देखते हैं हमारे इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं which give a lot of milk productivity to the country, right? तो इसमें आप examples भी लिख सकते हो if they ask you which are the indigenous breeds, cattle breeds of the country, because यहाँ पे बताया गया है उन breeds की mapping करेंगे, indigenous cattle की बात कर रहे हैं. So which are the indigenous cattle, ये भी पूछ सकते हैं. So you can write this down that you have red Sindhi, Gir, ठीक है, यू कैन मेंशन दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. गिर सहीवाल भी आप मेंशन कर दीजिए. ओके, सो दीज आर सम इंडिजिनियस कैटल, इनका सीक्वेंसिंग होगा. नाउ देयर इज वन मोर सच स्कीम व्हिच इज अलाइन्ड टू दिस. दिस इज कॉल्ड BioE3. ये भी एक काफी रिसेंट सा स्कीम है जो आपने पहले किया होगा, BioE3. दे कैन आस्क यू द फुल फॉर्म ऑफ BioE3. इसमें E3 मानी कि 3 E's है. क्या है ये 3 E's पूछ सकते हैं. सो यू कैन मेंशन इट्स इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर बूस्टिंग बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशंस, उसका मैन्युफैक्चरिंग. जैसे कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी से, सो यू हैव बायो फार्मास्यूटिकल्स. एग्रीकल्चर से लिंक करेंगे तो बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रीज, ऐसे सारे सेक्टर्स में वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बायोटेक्नोलॉजी. सो इसमें दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बूस्ट employment, this is going to be helpful for the environment because ऐसे crops जो आएंगे they will be resilient to the climate change. तो ये agriculture environment के लिए भी मदद करेगा. And of course क्रॉप्स, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने कहा है, क्रॉप्स अगर ज्यादा होंगे ये इकोनॉमी के लिए भी बेटर होगा. तो ये बस एक एग्जाम्पल है. सो यस, BioE3 हैज टू डू समथिंग विद बायोटेक्नोलॉजी एंड इसके बेनिफिट्स होंगे इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो ये था विद रिगार्ड टू दिस आर्टिकल. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. एंड अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज गोइंग टू विजिट 2 of the Southeast Asian countries, जो है ब्रूनेई
एंड सिंगापुर, राइट? तो ब्रूनेई ट्यूसडे आज के दिन में होगा एंड सिंगापुर कल के दिन में होगा. सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ऑफ कोर्स. तो नाउ वी कैन नॉट डिस्कस व्हाट दे आर गोइंग टू बी हैविंग, बट द मेजर सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, ब्रूनेई के साथ फोकस है कि हम स्पेस रिलेटेड कोऑपरेशन करेंगे. ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर सिंगापुर की बात करें, 4 अग्रीमेंट्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल कॉपरेशन, हेल्थ केयर एंड स्किलिंग. तो ऐसे सेक्टर्स में we are going to see some talks, we may going to see some agreements that is going to come in the coming lectures. Now let's understand some basic facts about Brunei and Singapore. कुछ important चीजें याद रखते हैं. So firstly ब्रूनेई की बात करते हैं. उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग करंट मोनार्क. ठीक है, अभी का जो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क कौन है? दैट इज ब्रूनेई के प्राइम मिनिस्टर सुल्तान हसन लाल बोलकिया. तो मैं यहां पे लिख देती हूं हसनाल बोलकिया. Okay, so he is from Brunei. And अगर हम सिंगापुर की बात करें, if they ask you who's the prime minister, you can write Lawrence Wong. ठीक है, some important things. Okay, now where is the capital of Singapore? Singapore का capital सिंगापुर सिटी है, लेकिन ब्रूनेई का capital क्या है? It is Bandar Seri Begawan. All right. So you can remember the capital also, and we're going to see in the coming times what is going to be the new developments. Of course, ये जो दोनों countries हैं, मैंने start में बताया, they are Southeast Asian countries. यानी कि दोनों ब्रूनेई and Singapore are part of ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Now you are going to tell me in the chat box which are the 10 countries और ये कौन से declaration के through बना था, ASEAN कौन से declaration के through बना था, ये आप मुझे chat box में बताएंगे because we've discussed this a number of times. Okay, all right. Apart from this, we know that इस grouping के साथ इंडिया का काफी cooperation है. Like we saw, agreement था एक ASEAN India Trade related agreements. So you have the ASEAN India Trade in Goods Agreement 2009 का है. Services का भी दूसरा agreement है, ASEAN India Trade in Services Agreement, ये 2014 का है. तो India is actively cooperating with the grouping, but now it is also specifically collaborating with these countries. अगर हम बात करें, सिंगापुर ऑफ कोर्स इज वेरी स्पेशल बिकॉज सिंगापुर से इंडिया को लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है. सो अगर क्वेश्चन आता है विच इज द कंट्री दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, द आंसर इज Singapore. So we've seen some important facts and we're going to see now what will be the upcoming summit agreements. क्या होंगे ये हम देखेंगे आगे के सेशंस में. Next article is with regard to the integrated theaters. Okay, so let's understand the integrated theater commands. इसका मतलब क्या है और अभी जो आर्टिकल है what is it saying? ओके तो अभी जो है, फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स. ये हमने पहले के सेशंस में किए हैं बट एक रिवाइज करते हैं इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द प्रीवियस सेशंस. सो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इज विद रिगार्ड टू अ जॉइंट कमांड. जॉइंट कमांड, इंटीग्रेटेड का मतलब है समथिंग दैट इज जॉइंट, राइट? सो इट्स अ जॉइंट कमांड विच हैज ऑल द थ्री फोर्सेस, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तो तीनों का जब हम लॉजिस्टिक्स, तीनों के जो सर्विसेज एक ही में आ जाते हैं टू टैकल थिएटर ऑफ वॉर, ओके, मिलिट्री एसेट्स को हम कंबाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स. सो वी हैड द अर्लीस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, ये 2001 में बना था. दैट वाज विद रिगार्ड टू अंडमान एंड निकोबार. तो अंडमान एंड निकोबार का जो थिएटर कमांड्स है पुराना है, लिमिटेड है इसका अप्रोच एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द नेवी. बट नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ओपन 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स 3 रीजन्स में. सो जैसे कि हम देखेंगे, वन विल बी ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न थिएटर कमांड. दूसरा होगा वेस्टर्न थिएटर कमांड, ओके, और तीसरा होगा मैरीटाइम कमांड, मैरीटाइम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड.
So it is said जो ईस्टर्न थिएटर कमांड विल बी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली टू काउंटर चाइना. तो हमारे फोर्सेस यहाँ पे तैनात होंगे, हमारे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड होंगे ईस्टर्न रीजन में. एंड इट इज सेड दैट इसका हेडक्वार्टर्स इज सेट टू बी इन लखनऊ, ईस्टर्न वाला. ओके, वेस्टर्न की बात करें विच इज अ थ्रेट देयर, इट इज पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वी सी दैट द हेडक्वार्टर्स इज मेनली गोइंग टू बी इन जयपुर. दिस इज अनाउंस्ड सो. एंड फाइनली मैरीटाइम, तो सीज में प्रोटेक्ट करने वी हैव जो टेररिस्ट आते हैं, राइट, खतरा हुआ है पहले 2008 में. सो दिस रीजन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए वी कुड हैव द हेडक्वार्टर्स इधर इन कोयम्बटूर, इन तिरुवनंतपुरम और इन कारवार. ठीक है, तो यहां पे वी आर लुकिंग एट integrated theater commands along with the headquarters. Now if you see with regard to the these commands, अभी क्या हुआ है, because this was mainly talked to us, we've seen this in the previous months. तो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कर रहा है, JCC जिसका नाम है. इट्स द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस विच विल बी द पूरा प्लान और सब यहाँ पे मेंशन होगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी टुमारो, कल के दिन में होगा. सो वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट दिस इन द कमिंग सेशंस. बट नाउ यू नो व्हाट इज इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और ये इसका फायदा क्या होगा, मेनली टू टैकल द प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू द एडवर्सरीज. So this session is going to be in which place? In Lucknow. ये लखनऊ में होगा and we're going to see more about this in the coming times. But theater commands, अगर question आता है कौन सी कमिटी ने recommend किया, what is the answer? You can write this down. शेकाटकर कमिटी. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने रिफॉर्म्स में शेकाटकर कमेटी ने बताया था दैट वी शुड हैव समथिंग नोन एज द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स टू गेट मोर, टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज, टू इंक्रीज आवर फोर्सेस, देयर टुगेदरनेस, कोऑर्डिनेशन हो इन फाइटिंग द मेजर प्रॉब्लम्स, स्पेशली जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड दिस इज विद रिगार्ड टू द departmental related parliamentary committees. We're going to see more about this. Let's understand context क्या है. Context है कि 18th लोकसभा गठित तो हुआ था जून में, पर अभी भी ये कमिटीज बनाई नहीं है. कौन से कमिटीज है ये? डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज. So we're going to see what do you mean by these committees. ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में भी देखा होगा, but let's understand about this. तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ये बनाया था 1993 में. इट was formed in 1993. पहले सिर्फ 17 कमिटीज थे, बट इन द रिसेंट टाइम्स 2004 में इसका 24 कमिटीज हमने बनाया है. ओके, सो बिफोर इट was 17, then we added more 24 कमिटीज. कितने मेंबर्स होते हैं कमिटीज में? एवरी कमिटी हैज अबाउट 31 मेंबर और इसमें 21 होता है लोकसभा में और 10 आते हैं राज्यसभा में. ये 24 कमिटीज में भी देयर इज अ डिवीजन. नॉट ऑल ऑफ देम आर लोकसभा डोमिनेटेड या डायरेक्टेड बाय द लोकसभा. ऐसे 16 आर फ्रॉम द लोकसभा एंड 8 आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द राज्यसभा. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कितने लोकसभा के अंदर है, कितने राज्यसभा के अंदर है. 8 पैनल्स आर हेडेड बाय द राज्यसभा मेंबर. इनका हेड जो है राज्यसभा का मेंबर होता है और 16 ऐसे लोकसभा मेंबर के हेड्स होते हैं 16 कमिटीज में. Now, what is the purpose of having these committees? Committees are there to aid and advise the executive council. जैसे कि sometimes टाइम नहीं मिलता इतने बिल्स को डिस्कस और सब करने में, राइट? तो डिटेल स्क्रूटनी अगर होता है, दीज डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज डू इट, राइट? सो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को बढ़ाने के लिए, पार्लियामेंट का असिस्टेंस बढ़ाने के लिए, स्पेशली ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, ऑन पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. They also enhance the executive की accountability. जो गवर्नमेंट लॉज लेके आती है इनको स्क्रूटनाइज करने में ज्यादा हेल्प करेगी, समझने के लिए हेल्प करेगी. So this is of course a very important task that the parliament does. Now you have to remember, कोई भी मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता. Okay, a union minister is never a part of these committees. So you don't have executive again control on this. These are considered of course non partial in its behavior. तो अगर मान लो कि मैं
पार्ट हूं इसका, फिर लेटर ऑन आई बिकम अ यूनियन मिनिस्टर, then what will happen? I will have to be removed or I will have to leave or vacate my seat from the departmental standing committees. तो मैं either union minister बन सकता हूँ या मैं department related committee member बन सकता हूँ. So this is with regard to DRSC. So let us see when these get formed and of course अभी थोड़ा tension चल रहा है. So we will see when these are constituted. The next article is with regard to regional languages in the High Court. तो कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? वी हैव 25 हाई कोर्ट्स. ओके, नाउ इसमें क्या हो रहा है? द हाई कोर्ट्स में लैंग्वेजेस दैट वी आर सीइंग, इट्स मेनली इंग्लिश. सिवाय 4 के दैट इज हिंदी इज यूज. व्हिच आर द 4 स्टेट्स दैट यूज हिंदी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार. ओके, ओनली दे आर अलाउड टू यूज हिंदी इन देयर प्रोसीडिंग्स. बाकी के कोर्ट्स में क्या लैंग्वेज यूज होता है? English. Now why do we follow this? Because it is mentioned in the constitution. कौन सा article? Article 348 clause 1A. Now unless the parliament law बनाती है, we see that the proceedings जो supreme court और high court में है, it should be in English unless the parliament makes a law. There's one more clause 348 clause 2. ये बताता है गवर्नर भी कंसेंट लेना चाहिए पहले उसको प्रेसिडेंट का. ही कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज फॉर द प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट. सो देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट यस, द गवर्नर कैन अलाउ विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू अलाउ another language. So firstly, why should we have more languages, regional languages यूज क्यों होना चाहिए इन द कोर्ट्स? ताकि जो हमारे लॉयर्स है, हमारे जो सिटीजन्स है, दे गेव मोर एक्सेस, राइट? दे हैव मोर एक्सेस एंड ऐसे केसेस आ सकते हैं. दे कैन स्पीक देयर वर्ड्स ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट it is also very very important that we have regional languages so that जो lawyers है from other cities that don't know English or Hindi, they can aspire to be lawyers, they can aspire to become lawyers, judges, because English ही चल रहा है यहाँ पे. But there is also other side to it. The other side is why English is followed only in major of these courts. जैसे हमने देखा 25 में से 21 English चलता है. सिर्फ 4 कोर्ट में we have the proceedings, जो documents है ये सिर्फ हिंदी में होता है. Why so? That is because we see that the judges are transferred from one place to another. ये पूरा इस lifetime एक ही कोर्ट में नहीं करते हैं. So this is going to help the judges to maintain one continuity, right? या जब जो language barrier है ये ना हो, अगर regional language है they will require separate translator and all of that. So to avoid all of this, it's essential to keep it uniform. तो एक तो positive है कि हमको uniformity maintain करने में in these high courts it is necessary. Apart from that, we can also say how this will have, you can say, one sort of a accessibility of the document. जो भी हम जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में देते हैं एक लैंग्वेज से रिलेटेड, राइट, दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय समबडी इन द साउथ, right? So that can help also to have the records in one language. Accessibility इसका सही तरह के तरीके हो, uniformity हो. So all of these are the positives that we can say when or why do we have it in the same single language. तो ये हम ऐड कर सकते हैं. एक्सेस टू अदर जजमेंट्स हमको मिल सकता है, यूनिफॉर्मिटी हो सकता है. इट विल बी लाइक अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स ट्रांसफर ऑफ जजेस सब होता है. उनको ये लैंग्वेज समझने में, लीगल प्रोसीडिंग्स पढ़ने में, दे विल फाइंड इट बेटर. सो दीज आर द रीजंस एंड यू कैन रिमेंबर व्हिच कोर्ट्स हैव द लैंग्वेज ऑफ हिंदी इन देयर कोर्ट्स. Let's proceed to an editorial now given in the Hindu. ये आर्टिकल है किससे रिलेटेड? ये है डिजास्टर मैनेजमेंट. सो बिल से रिलेटेड है ये. सो इट्स नॉट बिकम एन एक्ट येट. तो ये जो August 1st का एक आर्टिकल था. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट सी, इट्स अ बिल ऑफ कोर्स, बट वी आर गोइंग टू हैव a scrutiny and we will also see because disaster management act तो एक है, अभी उसका amendment हो रहा है. तो act के बारे में कुछ important आपको चीजें पता होनी चाहिए. तो अगर disaster management act है, ये कब आया था? 2005 में. So 2005 का जो act है इसको अभी amend किया जा रहा है and we're going to see in the coming time what happens. But this article has basically now criticized some
एस्पेक्ट्स अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। तो ये जो 2024 का बिल है, लेट अस सी व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ इट। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज अमेंडिंग द 2005 एक्ट। यहां पे देयर इज समथिंग नोन एज द अर्बन डिजास्टर मैनेज अथॉरिटी, ये एस्टैब्लिश किया गया है, वेयर दिस विल बी इन स्टेट कैपिटल्स एंड द लार्जर सिटीज। ओके, तो बड़े बड़े सिटीज में यू विल हैव अर्बन डिजास्टर, सिटीज से रिलेटेड, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ में नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एनडीएमए है, एनडीएमए चेयर कौन करता है? अकॉर्डिंग टू द 2005 एक्ट, वी नो द चेयर पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? तो एनडीएमए और स्टेट्स में कौन सा बॉडी इंपॉर्टेंट है? एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये प्लान्स बनाएंगे, डिजास्टर प्लान अगर होता है, व्हाट शुड बी द स्टेप्स टू बी टेकन, ऑल ऑफ दैट। तो पहले इसमें कौन करता था? द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज प्लान बनाते थे, लेकिन अभी ये एक्ट ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, राइट? ज्यादा एक ही एस्पेक्ट के साथ रख रहा है पावर्स। देन वी हैव एनडीएमए विल हैव द अथॉरिटी, इनके पास एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सो अगेन मोर पावर गिवन टू द एनडीएमए। नेक्स्ट, डिजास्टर का डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, तो कौन से डिजास्टर्स है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, क्या मिटिगेशन प्लान्स होंगे, पूरा ये डिफाइन करता है डिजास्टर को लेके। एंड फाइनली ये एक बॉडी है, एनडी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका एक बॉडी है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। इसको ये statutory recognition दे रहा है। So in short, if you see, these are the positives of it, I mean these are the provisions of it. Now if you have to scrutinize or understand about it, ये आप देख रहे हो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया तो है, बट कितना फंड्स इनके पास होगा, all of that is not mentioned। तो एक एम्बिग्विटी है। जैसे हमने देखा एनडीएमए, एनडीएमए जो है इट विल अपॉइंट एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, प्लान्स बनाएगा। सो डोंट यू थिंक इट्स अ सेंट्रलाइजेशन पावर? इनके पास ये टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं rather than बॉटम अप अप्रोच। सो मोर सेंट्रलाइजिंग इन इट्स कैरेक्टर इज व्हाट द एडिटोरियल टुडे सेज, राइट? फर्दर हम देख रहे हैं ये कमिटी बनाएगी, इसको रिकग्निशन देगी। सो इट्स मेकिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम और द प्लान मोर कम्बरसम, मोर लेंदी। फर्दर जो हमारा फंड होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फंड होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। सो जो ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, एनडीआरएफ, इसमें क्या हो रहा है? यू नीड टू हैव प्रॉपर परमिशंस टू पास। अभी का जो सिस्टम है, क्या हो रहा है? वी सी दैट जब डिजास्टर होता है बहुत टाइम लगता है फंड्स को ट्रांसफर होने में फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट। जैसे तमिलनाडु की बात की गई है, कर्नाटका की बात की है। सो ये जो डिले है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मोर सेंट्रलाइजिंग इन इट्स नेचर, इट इज टाइम टेकिंग, इट इज डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ गिविंग द बेनिफिट्स टू द पीपल, ऑफ गेटिंग बैक ऑन योर फीट। तो ये प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल में बताया गया है। फर्दर डिजास्टर को डिफाइन करना, जैसे हमने कहा कि ये इट विल सीक टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ डिजास्टर्स, बट डिजास्टर जस्ट लाइक हीट वेव इज नॉट अ नोटिफाइड डिजास्टर। प्लीज रिमेंबर दिस। हीट वेव्स हमने देखा बहुत सारे आर्टिकल्स मई के महीने में। तो हीट वेव्स जो है, वी नो इट इज वन सच क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स हो रहा है, बट इट इज नॉट mentioned as a disaster। तो ये भी बता रहा है कि why, I mean, we should integrate, we should keep updating our disaster list according to the recent problems। बहुत लोग मरते भी हैं heat waves के कारण, लेकिन it is not considered as a disaster। So this is the problem that the article says। तो ये था एडिटोरियल के बारे में। We've now come almost to the end of the session. Now we've already seen ULI in our previous sessions. तो बस एक recap करते हैं, because उस टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस में दिया था, इस टाइम पे we have it in the Hindu. So if you've not done it before, we'll just have a quick recap. ULI का मतलब क्या है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इसने किसने लॉन्च करना चाहेगा? ये आरबीआई। लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है, इट इज अबाउट टू बी लॉन्च, पायलट प्रोजेक्ट में ये अभी चल रहा है। आरबीआई का इनोवेटिव हब
जो बैंगलोर बेस्ड है, ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है. ओके, इट विल बी इंट्रोड्यूस बाय देम. एंड व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ यूएलआई? बहुत इजी वन लाइन स्टेटमेंट है. लेंडिंग यानी कि लोन्स देना, क्रेडिट देना. सो क्रेडिट टू हुम? फार्मर्स, MSME बोरोवर्स, मेनली उनको स्टार्ट करेंगे, उनसे स्टार्ट करेंगे. दैट विल बी स्मूथ, दैट विल बी एफिशिएंट. जैसे अभी हमारे पास यूपीआई है. यूपीआई इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, 2016 में. एंड आई एम श्योर दैट एवरीवन हैज यूज्ड यूपीआई. आप सब्जी लेने जाते हो, आप फ्रेंड्स को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, यूपीआई इज जस्ट क्विकली इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम. तो जैसा इतना इंस्टेंटली आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, वैसा ही इतना क्विकली हम लोन्स भी ले सकते हैं, इज व्हाट द गवर्नमेंट एम्स. सो इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन, दैट इज द वे टू गो. तो ये था पूरा आर्टिकल. वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस आर्टिकल आल्सो. एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स, बिकॉज वी शुड एंड द डिस्कशन ऑन अ पॉजिटिव नोट. पॉजिटिव ये है कि येस, वी हैव गॉट जो अभी रिसेंट पैरालंपिक्स चल रहे हैं, द स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द डिसेबल्ड, राइट. सो यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एंड बहुत बेहतरीन वे से पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज वी गॉट गोल्ड मेडल्स. एंड वी सी दैट नीतीश कुमार बैडमिंटन, राइट, उनको गोल्ड भी मिला है. सो ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन तो है ही. लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पैरालंपिक्स. ऑफकोर्स ये अभी भी चल रहा है, बट आई जस्ट थॉट दैट वी शुड इंटीग्रेट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, एंड अगर ज्यादा रिवाइज करेंगे याद भी होगा ऐसे फैक्ट्स. सो फर्स्टली, पैरालंपिक्स कहां पे चल रहा है? ओलंपिक्स के बाद ही पेरिस फ्रांस में है, एंड 28 अगस्त से था, एंड इट इज कंटिन्यूड टिल 8 सितंबर. तो एंड ऑफ दिस वीक तक होगा. द 22 स्पोर्ट्स, रिमेंबर ओलंपिक्स में 32, यहाँ पे 22 स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड, एंड अबाउट 4,400 से ज्यादा यहाँ पे एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं. 549 मेडल्स होते हैं, एंड वी see that India से भी 84 such people have gone. If you understand अभी तक इंडिया में कौन से मेडल्स जीते हैं, तो रिमेंबर गोल्ड की बात करें, वी हैव कुमार नीतीश एंड अवनी लेखरा, दे वन गोल्ड सो फार. ये लिस्ट ऑफ कोर्स ज्यादा होगा बाय द एंड ऑफ द वीक, बट वी विल फॉर फार वी जस्ट कंसोलिडेट इट. तो अगर कुमार नीतीश कौन सा स्पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? बैडमिंटन. एंड अवनी लेखरा इज विद रिगार्ड टू शूटिंग. एंड इफ यू हैव सीन रिसेंट बुल्स आई दैट वाज बाय देवी, ओके, बहुत बेहतरीन करके उन्होंने आर्चरी खेला है. सो इफ यू सीन दैट वीडियो, इट इज मार्वेलसली दैट शी हैज परफॉर्म्ड. वी हैव निशाद कुमार, जिन्होंने सिल्वर जीता है एथलेटिक्स में. मनीष नरवाल, सिल्वर इन शूटिंग. Then we have Murugeshan, which is in badminton, Yogesh in athletics, Manisha Ramadas in badminton, Mona Agarwal shooting, Preeti Pal athletics. Preeti Pal, she's won it for both 100 and 200 meters, and Rubina Francis bronze for shooting. So we'll try to consolidate, of course, GK Mantra mein and in our notes, but as and when we see, you should know the names of the athletes and कौन सा sport वो खेलते हैं, right? Because गर्व की बात है इंडिया के लिए, because they are representing our country. So that's all for today. आज बहुत सारे interesting articles देखे हैं. I'll see you in the next video where I'm going to be discussing the 20 questions. Thank you.